हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केवीएस टीजीटी मैथ्स का जो पेपर हुआ है आज यानी 14 फेब को उसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस हमें मेमोरी बेस्ड मिले हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है, ये क्लास 10th मैथ्स का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसमें आपने पढ़ा होगा बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ था 9x² + 3y/4x - √2 टू सॉल्व। इसमें पूछा क्या वो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, मेमोरी बेस्ड है तो जैसा जितना मिल रहा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, सेम क्वेश्चन है। इसकी गारंटी ये है इस वाले की, ठीक है। लिखा है इसमें क्या ऐड किया जाए या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये 3x², इसे लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर यानी a² मिल गया, और +2ab आप लिखते हो ना, और फिर जो b होता उसी का स्क्वायर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने में, तो वो आपको देखना होगा। तो यहाँ पे 2 तो हमें मिल चुका है, एक्चुअली था नहीं, हमने लिख लिया है ना। तो हमें क्या चाहिए, 3x चाहिए, वही तो हमारा a बनेगा। तो b हमारे पास नहीं है, तो b को कैसे लाएं, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दो, पूरा टर्म उतना ही रहना चाहिए, 3/4x रहना चाहिए, डिवाइड में 4 है, इस 4 को भी आप यहाँ पे लिख ही लो, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/8 हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करके भी देख लेना, क्या ये 3/4x बन रहा है। तो आप इसको 2 से 2 जब कैंसिल कर दोगे तो 3/4x ही बन रहा है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यानी कि 1/2 इंटू में 4, पूरी वैल्यू किसकी हो गई, b की हो गई। इसी का स्क्वायर यानी कि 1/8 है ना, ये इसका स्क्वायर कितना 1/64 को आप ऐड करोगे, 1/64 को आप सब्ट्रैक्ट भी कर लेना, और क्या लिखा, माइनस का √2 लिखा है। तभी आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर पाओगे। तो ये कितना आपका बन जाएगा, 3x + 1/8 का ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना यहाँ पर, और बाकी उस तरफ ले जाकर के आप इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे पूछा गया था कितने को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1/64 को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक रोम्बस है, रोम्बस यानी सम चतुर्भुज दिया गया है, इसका हमें एरिया निकालना है बच्चों। और आपको उस ये देखो पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में ही लिखा था, बट हम इसका फिगर आपको बना के दे रहे हैं। एक रोम्बस का एरिया निकालो जिसका एक डायगोनल कितना है, 48 है, और उसकी एक साइड दे रखी थी 30, ठीक है ना। तो बच्चों ये 30 तो सारी साइड 30 हो जाएंगी, नो इशू। अब जरा इस डायगोनल को अगर आप मिला दोगे तो ये डायगोनल भी कितना होगा वो हमें अगर पता चल जाए, ये डायगोनल तो पता है, तो रोम्बस का एरिया 1/2 d1 × d2 होता है। आप इसको यूज करके एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो d1 की तो वैल्यू पता है, d2 नहीं मालूम, तो आप क्या करें, ये तो 48 है, आप डायगोनल जानते हो रोम्बस के बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल करते हैं, तो ये 48 है, तो ये कितना हो गया, 24 हो गया, है ना, ये 24 हो जाएगा। ये 30 है, ये 24 है, तो इस साइड के बारे में सोचो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 24 का 576 हो गया। जरा सब्ट्रैक्ट करें तो इस साइड का स्क्वायर आपको निकल के आ जाएगा, तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 2 और 3, 324 किसका स्क्वायर होता है, तो 18 का होता है। तो ये 18 आपकी ये साइड आ चुकी है, इतनी साइड है ना, यानी कि ये डायगोनल का आधा पार्ट होगा, क्योंकि ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये 18, तो ये 18 यानी कि 36 आपका दूसरा डायगोनल हो गया। तो आप वैल्यू रखिए 1/2, 48 इंटू में 36, मल्टीप्लाई करके आप आंसर इसका निकाल लेंगे, 2 से कैंसिल कर दो, कितना 24 इंटू 36 हो जाएगा। तो अब आपको बस सॉल्व करना है, 12 का स्क्वायर ये 12 का 3 गुना, 12 का डबल 3, 144 हो गया, और इंटू में 6। आप अब मल्टीप्लाई आई थिंक कर लेंगे, देखो ये कैलकुलेशन नहीं, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, फिर भी चलो 24 हो गया, 4 2 कैरी 84, और 2 86, 864 मीटर या सेंटीमीटर जो भी आप लिखना चाहे, यूनिट लिख लें। यूनिट मुझे याद नहीं है कि सेंटीमीटर में दिया था या मीटर में दिया था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी पर बेस्ड है। एनसीईआरटी में जो चैप्टर इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन इस तरह से था, एक सीढ़ी है बच्चों, 2 आपको भवन यानी 2 हाउस दिए गए हैं, उन पे आपको टिकानी, किस तरह से टिकानी वो देखते हैं। सीढ़ी की उसने लेंथ हमें दे रखी है 15, तो ये 2 हाउस के बीच में कोई पॉइंट है, आप मान लो ये सड़क है, सड़क के किनारे एक ये हाउस है, दूसरा ये हाउस है, इस तरह से लैंग्वेज में होता है, और हाइट एंड डिस्टेंस का आप जानते हो। तो इनके बीच में किसी पॉइंट पर हमने क्या रख दी, यहाँ पे सीढ़ी रख दी। तो मान लो यहाँ पे हमने सीढ़ी रखी और 15 की हाइट वाली सीढ़ी अगर टिकाई जाती है, तो उसने कहा था एक भवन की खिड़की जो कि 12 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये 12 मीटर ऊंची विंडो तक पहुंच जाता है, तो ये आपको 12 मीटर गिवन था। इसी सीढ़ी को दूसरे भवन से टिका के रखना है
उसी स्थान पे पलट दिया जाता है। मतलब यहीं पे से अब आपको इस डायरेक्शन में सीढ़ी लगाते हैं। लैंग्वेज बाकायदे लिखी हुई थी, समझ में आ जाता आपको। तो कह रहा कि दूसरे भवन की खिड़की जो है अब उस खिड़की पे 9 मीटर की हाइट पे जो खिड़की है वहाँ तक ही पहुँच पाता है। जिसको पलट पे लगा देते तो ये 9 मीटर की हाइट तक ही पहुँचता है। ठीक है। और अच्छा, ये 15 मीटर हाइट की आपको लेंथ की क्या दे रखी थी, वो सीढ़ी दे रखी है। फिर से समझो, एक सीढ़ी जो 15 मीटर की हाइट की है, लेंथ है सीढ़ी की, उसको दो भवन जो आमने सामने है, बीच में सड़क है, सड़क के एक किनारे पर ये, दूसरे किनारे पर ये है, जब एक भवन से टिकाती हैं तो ये 12 मीटर की हाइट तक पहुंचती। जो विंडो की हाइट दे रखी है तो 12 मीटर वहाँ तक पहुंचती है। उसी पॉइंट पर इसको पलट करके जब रखा जाता है, दूसरे भवन की साइड पे रखते हैं तो ये 12 मीटर नहीं, इस बार 9 मीटर की हाइट तक पहुँचती है। तो बच्चों ये तो सारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं। आपके से पूछा क्या था, दोनों भवनों के बीच की जो चौड़ाई उसको बताना। इसे x मान लो, या चाहो तो इतना x मान लो आप, और इतना y मान लो। दोनों को ऐड करके आंसर हम लोग दे रहे होंगे। ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन में देखो, ये 12 है बच्चों, ये 15 है। तो 12 15 के हिसाब से जरा इसके बारे में सोचो कितना आएगा। तो ये 15 का स्क्वायर 225 हो गया, माइनस 144 हो गया। जरा बताओ कितना आएगा यहाँ से। 5 से 4 गया 1, यहाँ पे कितना आ गया 12, 12 से 4 तो 8, 81 आया, यानी 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो ये वाली आपकी 9 क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट भी लेना होगा ना। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं, तो y की वैल्यू तो 9 आ गई। ठीक है, अब जरा इसको सोचो, इसको निकालना है। 15 ये भी होगी। अच्छा एक बात बताइए, 12 15 का ट्रिपलेट बना तो 9 आया ना। इस बार 9 15 का बनेगा तो क्या 12 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये 12 आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 9, तो बीच की चौड़ाई कितनी होगी? 12 + 9 कितना हो गया? 21। आप इसे मीटर मान के चले। यूनिट के लिए मैं बोल चुका हूँ कि यूनिट को मुझे याद नहीं किस तरह से था। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन लगभग आए हुए। यूनिट का बस खेल हो सकता है इधर उधर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि एपी क्लास 10th पर बेस्ड है। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन पूछा था, इस तरह सीरीज दी थी 114, 109, 104। ऐसे डिक्रीजिंग सीरीज है बच्चों ये, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा नेगेटिव में आएगा। आप समझदार हैं, इतना जानते होंगे। ठीक है, जिसमें पूछा था विच टर्म ऑफ दिस एपी इज नेगेटिव। इसका कौन से नंबर का टर्म आप ऐसे डिक्रीज करते हुए जाओगे तो माइनस में आ जाएगा। तो देखते हैं, ए आपको कितना दिया है 114 गिवन है, और डी कितना हो गया, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 104 5 का डिफरेंस चल रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग है, तो मैंने कहा -5 ही आएगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं इसका कोई टर्म, देखो जब भी कोई टर्म इसका नेगेटिव आएगा तो पहले प्लस, फिर जीरो, और फिर माइनस, इस तरह से आना चाहिए। शायद, ये शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है जीरो ना आए, लेकिन कम से कम पॉजिटिव से नेगेटिव तो आएगी। तो मैं ये कोशिश करता हूँ इसका कौन सा टर्म ऐसा हो गया होगा जो जीरो बना होगा। बनेगा तो भी, नहीं बनेगा तो भी निकाल लेंगे। तो मान लेते इसका किसी नंबर का टर्म कोई जीरो होगा, वो an है। हमने ये लेट करके चले कि an कोई nth टर्म है जो इसका जीरो बन जाता है। ठीक है, यहीं से हमें आइडिया लग जाएगा कौन से नंबर का टर्म कैसा होने वाला है। तो जरा इसमें लगाते हैं nth टर्म का फार्मूला। तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हो गया 114, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी, माइनस का 5 है, और ये कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 5n प्लस 5, 114 इक्वल टू कितना, जीरो। 5n को उधर ले चलते हैं, इधर कितना हो गया, 119 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 119 अपॉन में कितना, 5। बच्चों हमने जीरो पूछा है, तो जीरो कहाँ से मिल रहा है, अगर इसे सॉल्व करें तो अगर ये 120 होता, सपोज करो 120 भी अगर होता, तो 5 से काटते तो इसका 24वां टर्म जीरो बन रहा होता। लेकिन 24 से पहले ये जीरो कहीं बन रहा है। बात समझ रहे हैं, 24 से पहले कहीं जीरो हो रहा है। इतना श्योर हो गया कि 24वां टर्म इसका मतलब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख के इसका निकाल के देखना कि इसका 24वां टर्म जो आएगा बच्चों कैसा आएगा, नेगेटिव टर्म आएगा। 23वां टर्म इसमें पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, 23rd टर्म कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे आप 24 की ओर जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर ये 120 होता तो 5 से कटता तो जाके 24 आता। 120 से कम है तो इसका मतलब 24 टर्म से पहले कहीं जीरो बन रहा है। 23 के बाद, और 23 और 24 के बीच में कोई इंटीजर मिलता नहीं है। तो ये श्योर हो गया कि 23 पे पॉजिटिव है, लेकिन 24वां टर्म इसका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसका मतलब 24 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपका फोर्थ नंबर लाइन्स एंड एंगल पर बेस्ड है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी और आइसोसेलेटर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें क्वेश्चन में दिया था आपको कि ये दो साइड बच्चों आपको इक्वल दी हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू आपको ए सी भी गिवन है, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो, ये एक्सटीरियर एंगल है, पहले तो आप इस एंगल के बारे में सोचो ये कितना होगा। अगर इसको देखें तो ये 115, एक देखो इन दोनों का सम कितना है, 180 होगा। 115 कम कर दिया तो 65 आपका ये आ जाएगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल जितना होगा इसके सामने का एंगल उतना ही होगा। तो अगर इसके सामने का 65 तो ये भी कितना हो गया, 65 हो गया। अब बच गया तीसरा एंगल निकालना, जो क्वेश्चन मार्क है, जो आपको निकालना था। आपसे उसमें कहा था बी ए सी एंगल कितना होगा, आपको लिख देते, नहीं तो आप समझ गए होंगे बी ए सी क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो 65 कितना हो गया, 130 हो गया। 130 प्लस कितना करें, 180 हो जाए तो 50 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया, 50 डिग्री। तो ये लाइन्स एंड एंगल पर बेस्ड है। आई थिंक पेपर जो था बच्चों बहुत ही आसान था, बस टाइम को लेकर प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है कि सारे क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो 9th-10th अगर आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है तो आपका बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक उठानी पड़ सकती है, कई कई क्वेश्चन थे अच्छे भी थे। और जिनको भी क्वेश्चन चूँकि पूरे शायद मुझे याद ना रहे, फिर भी अगर आप लोग क्वेश्चन याद हैं तो आप भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ये लाइन्स एंड एंगल पर ही बेस्ड है। तो बाकी जैसे क्वेश्चन मुझे अगर नहीं भी याद आते हैं तो आप उनको मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जिन लोगों के पास भी क्वेश्चन है करूँ 9650505154 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर जितने क्वेश्चन मुझसे याद हैं और जो मुझे मिल जाएंगे उनका मैं सलूशन दे दूंगा। बाकी क्वेश्चन आप मुझे इस व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। दो लाइनें आपको पैरेलल दे रखी हैं, ये लैंग्वेज में बाकायदे लिखा था, फिगर भी गिवन था। ए बी पैरेलल टू पी क्यू दिया है, ये 105 दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। तो आपसे कह रहा है ये जो एंगल है पी क्यू सी जो ए से रिप्रेजेंट किया गया है, तो कह रहा है ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो हमें करना कुछ नहीं है, ये जो लाइन आ रही पैरेलल इन्हीं को बस आगे बढ़ा देना है ऐसे, यानी कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी। तो आपका ये जो कंस्ट्रक्शन करोगे तो आप देख जानते हो ना कंस्ट्रक्शन करने से क्या चीज़ आती है कि अगर ऐसे कोई दो लाइनें हों उनको ऐसे मिला रहे हो तो ये वाला एंगल जितना उतनी तो एंगल ये होगा। तो अगर ये 105 है बच्चों तो ये भी 105 हो जाएगा कि नहीं, 105 ये हो गया, 105 ये, 30 ये, दो एंगल पता, तीसरा नहीं मालूम है, इसके बारे में सोचो, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते थे कि अब आपका ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया, ए जो है इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो ए की वैल्यू 105 और प्लस 30 कितना, 135 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 135। तो आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस टाइम आप मैनेज कर लें तो हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों जो भी क्वेश्चन मुझे याद है मैं उनको सलूशन तो दे रहा हूँ, अगर मुझसे कुछ छूट जा रहे हो तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बच्चों लाइन्स एंड एंगल कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्री पर खास तौर पर बेस्ड है। एक उसने थ्योरी में ही हालांकि लिखा हुआ था क्वेश्चन इस तरह से कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी प्लस कॉस सी। उसने पूछा था कि जो वैल्यू होगी साइन सी प्लस कॉस सी की होगी, चार ऑप्शन थे, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, इस तरह से उसने बोल रखे। तो आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। हमें कोई बाउंडेशन नहीं कि किस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो चीज़ सबके लिए ट्रू होगी तो हमारे एक पर्टिकुलर केस के लिए भी ट्रू हो जाएगी। तो हम मान लेते ये एंगल कितना 45 है, ये एंगल भी फिर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आप चाहो तो 30-60 लेकर भी कर सकते हो, हमें 45 ठीक लग रहा है, मैं उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन सी कितना हो जाएगा, यानी साइन 45 1/√2 हो जाएगा। कॉस सी कितना हो जाएगा 1/√2, वो भी फाइन 45 कॉस 45 दोनों बराबर होते 45 के लिए। कितना हो गया √2 एलसीएम हो गया, ऊपर 1 + 1 2 हो गया। 2 बड़ा है बेटा कि √2 बड़ा है, आप जानते हो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, आप कैंसिल भी करना चाहो तो √2 आएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। दिस इज ग्रेटर देन 1। तो आप इसके आंसर में क्या पूछेंगे कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका आंसर भी आसान था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर इस तरह से है, ये आर्क लेंथ या उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन से, आप कह सकते हो क्लास 10th का जो आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक सर्किल आपको दिया, लैंग्वेज कुछ और ही लिखी थी मैंने, उसका जो कंक्लूजन वो लिखा हुआ। एक सर्किल जिसकी रेडियस है 14, उसमें एक आर्क आपको दे दी गई थी, आर्क लेंथ कितनी दी थी उसकी 22 दे रखी थी, ठीक है ना। आर्क लेंथ भी आपको मालूम थी, रेडियस ऑफ द सर्कल भी मालूम है जो हमने मेंशन कर रखा है। उसने कहा था उसी आर्क, मान लो ये आर्क कितनी है 22, इस आर्क को ज्वाइन करके आप इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करके आप एक कॉर्ड बनाइए, उस कॉर्ड से जो सेगमेंट बनता है उसका एरिया बताओ, यानी सेगमेंट तो ये हो गया ना, उस कॉर्ड का जो सेगमेंट उसका एरिया आपको बताना, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से करना होगा। सबसे पहले हमें पता है रेडियस पता है, आर पता है और लेंथ ऑफ आर्क पता है। तो इसमें हम क्या करें, जो सेंटर पे एंगल वो पता कर लें। तो बच्चों ये आपको दिया गया 14, ये दिया गया 14, ये कितनी 22 है,
तो लेंथ ऑफ आर का फार्मूला आप पढ़ चुके हो, क्या होता है, एल इक्वल टू होता है 2πr थीटा अपॉन में 360। तो यहाँ से हमें एंगल पता चल जाएगा कि इससे आर्क ने एंगल कितना सबटेंड किया एट द सेंटर। तो एल की वैल्यू है 22। और एक चीज़ को ध्यान रखना, केवीएस में कहीं भी पाई की वैल्यू रखने के लिए बताया नहीं गया है, तो आप पाई की वैल्यू को 22/7 ही यूज करके चलें। उन्होंने इस तरह से मेंशन नहीं किया है कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है। सारे न्यूमेरिकल में पाई की वैल्यू 22/7 लेकर के ही सॉल्व हो रहे थे, ऑप्शन वहाँ पे ऐसा ही मैच हो रहे थे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं जरा, अब आगे क्या करेंगे, हमें आर की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे, कितनी है 14 है, तो 14 रख दिया। 7 से कैंसिल करो 2, और 2 2 जब 4, 4 से कैंसिल करो 60 को, तो 90 हो गया। थीटा की वैल्यू 90। तो ये एक्चुअली आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना 90, हालांकि मैंने लिख रखा है 90 क्योंकि वो 90 ही आया था, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का एरिया होता है सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनस कर देना ट्रायंगल। सेक्टर कैसा है, ये एक्चुअली क्वाड्रेंट है ना, 1/4 एरिया है। तो चाहो तो πr² थीटा अपॉन 360 से करो, या फिर 1/4 क्योंकि क्वाड्रेंट है, πr² लगा दो, पाई 22/7 r² रेडियस तो वही रहने वाली है। तो 14 इंटू में 14 माइनस का ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यानी दो परपेंडिकुलर साइड जो भी हों, 14 इंटू में 14। आप इसे कैंसिल कर लें, 2 से 7 जा 14 7 जा 98, और यहाँ कितना आएगा 7 से 2 बार में, और 2 से 2 बार में, 2 से अगेन 11 बार में। तब कितना बचा 14 और 11 बच रहे हैं। तो 14 11 हो गया 154। बस इसे आपको सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा 4 6 बचेगा, और आगे कितना 5 ही 56। ये शायद आपका आंसर आ जाएगा 56। और मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आप लिखना चाहे यूनिट लिख दें, तो सेंटीमीटर में ही हम लिख रहे हैं। तो इसका आंसर इस तरह से ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड, बहुत ही आसान क्वेश्चन। उसमें कहा गया था एक कोई पतंग है, उड़ा रहा है बच्चा, काइट है ना, उड़ा रहा है, समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो चूंकि हाइट एंड डिस्टेंस तो लैंग्वेज तो उसमें लिखी हुई थी, और उसने कहा था कि जो डोरी है पतंग की, मतलब ऐसे कहीं उड़ रही है, तो उसकी डोरी उसने कहा था 60 मीटर है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर हाइट पे पतंग उड़ रही है वो आपको 30 गिवन था। ये 30 है और हाइट ये हो गई 30, तो उसने डोरी की लेंथ कितनी दे रखी है आपको 60 दे रखी थी, ठीक है। ये सब बताया। तो उसने कहा था जो पतंग है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, उन्नयन कोण कितना बना रही है ग्राउंड से। अगर आप देखो पतंग का डोरी के साथ मतलब है ना, जो ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है, ये आपको एक्चुअली निकालना था एंगल। लैंग्वेज में पूरी आपको नहीं समझा पा रहा हूँ जो भी उसमें लिखा था, बट उसका कंक्लूजन यही था कि जो डोरी है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही वो आपको बताना था, यानी कि काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना था। लास्ट में कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था। तो अब इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो अगर इसे करना चाहे तो कैसे फिर करोगे, आप यहाँ पे थीटा एंगल मान लो, और ये क्या है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, इनमें रेडियन लगा दो, और ये तो 90 होता ही, आप जानते हो हाइट हमेशा 90 ली जाती है। तो आप साइन थीटा ही लगा दो। साइन थीटा कितना हो गया 30/60, यानी कि 1/2 हो गया। और 1/2 को सॉल्व करोगे, साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। इतना आसान क्वेश्चन उसने पूछ रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया था एक ट्रायंगल आपको ABC दिया है, इसमें एंगल C आपको निकालना था, और AB = BC गिवन है, यानी ये दो साइड इक्वल गिवन है। साथ ही साथ AC और AB में रिलेशन था कि AC² = ट्वाइस ऑफ AB²। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि AB जो है वो A है और BC भी A है। अगर तो यहाँ से AC निकाल लो, AC हो जाएगा √2 AB, यानी कि √2 A हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया AC। तो अब हमें देखना है कि cos C लगाना है। आप अगर आपने पहले की बुक्स मैथ में लगाएं तो ट्रिग्नोमेट्री पहले हुआ करता था, है ना। ये कोसाइन रूल है। तो कोसाइन रूल कैसे होता था, साइड के टर्म्स में होता था। ये साइड आपकी कितनी होगी √2A हो गई। तीनों साइड हमें मालूम है, ये एंगल निकालना है। तो फार्मूला आएगा A² + B² - C² अपॉन में 2AB। ये फार्मूला मैंने लिखा है एंगल C के लिए। तो यहाँ पे A जो है बच्चों वो कौन सा है, एंगल A के सामने की साइड है, वो कि A है, यहाँ पे A² हो गई। B कौन है, एंगल B के सामने की साइड है, जो कि 2A है, √2A है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और एंगल C के सामने की साइड जो कि A है, वो उसका स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन में ट्वाइस A है, और B कितना है √2A है, ठीक है।
तो इसको बस सॉल्व करना है, कॉस सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। कितना आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 2a², नीचे भी देखो 2a² और √2 यानी 2√2a²। तो 2a² ऊपर नीचे से कैंसिल करो, 1/√2 आया। अब बस ये बताओ कि कॉस में कितने की वैल्यू 1/√2 होती, तो आप कहोगे 45 डिग्री। तो सी का एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से है, आपको एक मंथ दिया था जुलाई, ठीक है ना। जुलाई में आप जानते हो टोटल 31 दिन होते हैं। उसने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मंडे निकालो, कि आप दिन का सेलेक्ट कर रहे हो और एक दिन अगर सेलेक्ट करो उसकी प्रोबेबिलिटी आए मंडे होने की, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी किसी दिन के मंडे होने की। कंडीशन दी थी कि स्टार्टिंग जो डे है, स्टार्ट होता है जो मंथ वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, मंडे से ही, उसका पहला दिन मंडे ही पड़ता है। तो आपको देख लेना है कि कितने मंडे आने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे हो जाएगी आपकी टोटल तो 31 ही रहने वाला, डिवाइड में मंडे कितने आएंगे बस ये देख लो। अगर पहला दिन मंडे पड़ता है तो 7 का साइकिल होता है, अगर 7 × 4 कर दो तो 28 डेज में आपके 4 मंडे हो चुके हैं। अगर पहला दिन मंडे है तो अगला जो 29वां दिन होगा वो भी बच्चों क्या होगा, मंडे ही पड़ेगा ना। फिर 30, 31 इस तरह से आपका यहाँ तक खत्म हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे, और इस तरह से मतलब ये साइकिल खत्म हो गया। तो एक मंडे आपको और मिल जाएगा लास्ट के 3 दिनों में, ठीक है। तो टोटल कितने मंडे हो गए, 5 मंडे हो गए, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/31 हो गई। तो इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ लिया था। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया था आपको एक पैरेललोग्राम दिया है। पैरेललोग्राम यानी जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो आमने सामने साइड इक्वल होंगे, साथ ही साथ अपोजिट एंगल का अगर देखें तो वो भी इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल। एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। और टोटल सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल का, 360 होता है। तो आपको जो क्वेश्चन में था वो ये था कि एक पैरेललोग्राम दिया है, उसके 2 एडजेसेंट एंगल ये दिए थे, और आपसे पूछ रहा था इसके सारे एंगल हो जाएंगे, कितने कितने होंगे, तो वो देख रहे थे। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे रखे थे जो मुझे याद नहीं है। तो देखते हैं एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप कहेंगे k + 60 और प्लस 2k + 30 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऐड करो 60 + 30 कितना, 90 हो गया, और 2k + 3k कितना, 3k ही हो जाएगा, सही है, और 180। तो यहाँ पे 3k = आ जाएगा 90 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करो, 30 आ गया। k की वैल्यू आपकी 30 आ चुकी है। अब जरा सारे एंगल के बारे में सोचो, जितना ये एंगल होगा उतने ये भी होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू जैसे 30 रखी है तो 30 × 60 + 30 90 मिलेगा। यहाँ पे ये एंगल कितना, 30 + 60 ये भी 90 हो गया। तो सारे एंगल आप देख रहे हो ये 90 हुआ, जैसे ये भी 90 हो जाएगा। इसके सामने ये एंगल अब इक्वल होगा तो ये भी 90, इसका इक्वल ये एंगल, तो सारे एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें 2 सर्किल दिए गए थे, जो कि रेडियस एक R1 मान लो 16 का रहा होगा, दूसरा सर्किल 14 रेडियस का दिया था। कंडीशन ये थी कि दोनों सर्किल का जो एरिया है, इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है एक सर्किल, ठीक है ना। दोनों के एरिया के सम के बराबर है एक बड़े सर्किल के एरिया का। यानी इसका एरिया अगर A1 हो, इसका एरिया A2 ले लो, तो इन दोनों के एरिया का सम इस बड़े वाले सर्किल के एरिया के बराबर है। तो आपको कह रहा था बड़े वाले सर्किल की रेडियस बताओ, तो आसान हो गया ना। तो कैसे करते हैं, इन दोनों के एरिया का सम कर लो भाई, पाई 14 16 स्क्वायर प्लस पाई 14 का स्क्वायर कर लो। आगे क्या करना, पाई R², सिंपल। पाई आप कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 14 का 196 इक्वल टू R²। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 6 6 12 2। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही क्या, डेटा को लेके, शायद रेडियस यही थी, देखना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों कुछ इसी तरह का ही था, सिमिलर, शायद डेटा मिस्टेक है, क्योंकि R² यानी स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, मे बी, ओ सॉरी, यहाँ पे 12 दिया है, अच्छा 12 दिया है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर आप करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 हो जाएगा। और हाँ आप देखो बन रहा है ना, 400 बन गया R²। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ जाएगी। तो बड़े वाले सर्किल जो है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 20। तो डेटा को लेकर के बस इसको ना, वैसे कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपको है सिलेंडर पर बेस्ड है। उसने कहा है कि एक कोई सिलेंडर है जिसमें उसकी रेडियस और उसकी हाइट का सम दे रखा है 37। आपको टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है 1628। तो कह रहा है इसका टोटल
वॉल्यूम कितना होगा, आपसे वॉल्यूम पूछा गया, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से। आर प्लस एच की वैल्यू अगर दी है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एस इक्वल टू पाई आर, टू कॉमन यहाँ पे रख ही लो, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। और ये किसके इक्वल दिया है आपको, 1628 दिया है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और आर प्लस एच की वैल्यू भी दे रखी है 37, तो वो भी यहाँ पे रख लो, इक्वल टू 1628। अब इसे सॉल्व करना बाकी रह गया है। तो ये पक्का है 37 से कट रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो पहले इसे 2 से ही कैंसिल करो, और 11 से भी कटेगा, तो जिससे काटना चाहो काटो। चलो 11 से पहले काटते हैं। 2 से काट दिया तो काट दो, 2 8 बार में, 2 1 बार में, और 2 कितनी बार में, 4 बार में। चलो अब 11 से काटते हैं। 11 से 2 बार में, 11 से काटो तो 7 बार में 77, और 3 4 बच गया, तो 11 से 4 74 हो गया। ठीक है, ये 37 का ठीक डबल है। फिर से 2 से कटा, ये 2 से भी कट गया, तो r/7 इक्वल टू इधर कुछ नहीं 1 बचेगा, डिवाइड में चूँकि कट रहा है ना, तो r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। जैसे r की वैल्यू 7, तो यहाँ से h निकल के आपका आ गया कितना, 30। और जैसे r और h मालूम हो जाए तो वॉल्यूम आप निकाल लोगे πr²h। अब आगे कैलकुलेशन क्या छोड़ सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं भाई। 22/7 पाई की वैल्यू हमेशा रखना, उसने बोला नहीं है, उसी से आंसर मैच कर रहे थे, ऑप्शन मैच कर रहे थे, ठीक है ना। r² तो 7 का स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7 इंटू में 30, से एक 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 इंटू 7 154 इंटू में 30, तो एक तो 0, 3 से 4 12, 15 45 46, ये आंसर हो गया। मीटर या सेंटीमीटर में कुछ भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, यूनिट का कोई इशू नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर इस तरह से क्वेश्चन में कहा गया कि एक प्लेइंग कार्ड्स यानी 52 कार्ड्स हैं आपके पास, उनमें से आपने फेस कार्ड आप जानते हो कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं बच्चों, ठीक है ना, आप ये सब जानते होंगे। अब उसमें कहा सा रेड फेस कार्ड जो है वो आप निकाल दो, तो रेड आपने निकाल दिए फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड जितने होंगे आप पता है, टोटल अगर 12 दिए हैं तो आधे रेड होंगे, आधे आपके कितने होंगे, ब्लैक होंगे। तो रेड आपने निकाल दिया, यानी आधे यानी 6 निकाल दिए, तो ब्लैक कलर के फेस कार्ड आपके बच गए, वो भी कितने, 6 ही होंगे। अब उसने कहा है कि रिमेनिंग कार्ड से अगर आप पत्ते निकालने जा रहे हो, तो पहले रिमेनिंग कार्ड्स तो पता कर लो कितने हो गए। 52 से आपने 6 तो निकाल दिए, तो बचे कितने, 48 नहीं 44 46 बचेंगे, सॉरी, तो 46 बच गए, ये आपके रिमेनिंग कार्ड। अब इन्हीं पत्तों में से आपके जो पत्ता अगर एक निकाला जाए, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि वो भी अभी भी एक फेस कार्ड ही निकले, तो प्रोबेबिलिटी अभी भी निकालने की, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल हमारे पास 46 कार्ड अभी बचे हुए हैं, और फेस कार्ड उनमें से कितनी है, 6 हैं, तो 6/46 कैंसिल कर लो, 2 से तो कट ही रहा है, 2 3 जा 2 23 जा, तो 3/23 आपका एक ऑप्शन उसमें मैच करना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर इस तरह से क्वेश्चन, लैंग्वेज इसमें भी लिखी हुई थी। क्वेश्चन में कहा कि ABC एक आपका ट्रायंगल गिवन है, जिसमें इस तरह से कहा गया कि एक आप BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो PQ, जिसमें P जो लाई करेगा AB पर लाई करेगा, Q लाई करेगा AC पर, इस तरह से उसने लिखा था। तो पैरेलल तो खींच लिया, साथ ही साथ ये भी दिया था, अब ये रेशियो में दिया था, फ्रैक्शन दिया, मुझे याद नहीं, मतलब ऐसे लिख सकता था PQ रेशियो BC 2/5, या अपॉन में लिखा, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 2/5 निकल के आएगा जब आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आगे आपसे पूछा था वो ये था कि AP रेशियो BP पूछा था। मैंने जो कहा वो सोचो, मैंने ये कहा कि PQ रेशियो BC लिखा था या ऐसे लिखा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये आप ध्यान रखो, अगर ऐसे भी दिया है तो आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो फाइंड AP रेशियो BP निकालना था। तो बच्चों जो को हमें दिया, जो उसके बारे में आपको पता है कि अगर 2 ट्रायंगल ऐसे आपको दिए जा रहे हैं, वो एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं, तो सिमिलर तो हो ही जाते हैं, आपको मालूम है, क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों एंगल दोनों में कॉमन है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये प्रॉपर्टी बेसिक है, आपको 10th में पता है। तो अगर ये अपॉन ये दिया है, यानी कि छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड, तो इस तरह से सोचो कि ये अगर 2 है, ये 5 है, तो छोटे ट्रायंगल की साइड ये भी 2 होगी, और पूरी कितनी होगी, 5 होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 होगी, इतनी इतनी, और ये पूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। रेशियो वही रहने वाला, छोटे का बड़े से। तो जरा सोचो, हमसे पूछा है कि AP BP कितना होगा, पूरा AB कितना 5, जिसमें AP कितना 2, तो BP कितना बचा, 3 बच गया, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, AP की वैल्यू 2 है, तो BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। हालांकि हम रेशियो ऐसे निकालते हैं जल्दी करने के लिए, अदरवाइज आपको 2x 5x मान के डिटेल में करना होता है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट नंबर देखते हैं 16 है और लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो हैव ए कॉमन रूट्स -2। तो फाइंड करना ए स्क्वायर बी। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ, बट सिमिलर ही ऐसा ही क्वेश्चन है, लगभग ऐसा है। मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई शायद इधर कोफिशिएंट है, क्योंकि हमने इसे रफली सॉल्व करके मतलब पेपर में होता है तो सॉल्व करते हैं, उसके बेस पे थोड़ा बहुत याद रहता है कि क्वेश्चन प्योरली क्या थी, तो उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। बट ये बिल्कुल श्योर है कि ए स्क्वायर भी पूछा था, आंसर क्या है तो वो भी था। ठीक है, किस तरह से आई थी ए बी की वैल्यू वो भी मुझे याद है, बट ये नहीं तैयार हो रहा है कि ये कैसा था। लगभग है ऐसा ही, अगर उससे वही बन जा रहा है तो वही आंसर सही हो जाएगा। लगभग मुझे याद है कि शायद सही है। ठीक है, फिर भी सिमिलर क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अगर इसका एक कॉमन रूट -2 है बच्चों, तो क्या आप लिख रहे होगे इसके बारे में, a -2 का स्क्वायर प्लस a -2 सेटिस्फाइड करेगा ना रूट्स अगर है, तो यहाँ पे मिलेगा 4a माइनस का 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू अगर ठीक है, सही कह रहे हैं, वही आंसर होगा जो हमने सोचा था। मतलब कि क्वेश्चन सही शायद है, क्योंकि a की वैल्यू -3/2 ही आ रही है, वहाँ भी ऐसी ही वैल्यू मिली थी मुझे। और वाई स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन रूट्स करोगे तो एक बी की वैल्यू भी कुछ आ जानी चाहिए 2 के आसपास, देखते हैं। तो वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो इस बार आ गया बी की वैल्यू -2। हाँ ये सही आ रहा है, और -9/2 के आसपास का आंसर भी आया था, जैसा कि मैं बता रहा हूँ पहले से आपको। चलो देखते हैं। तो अगर ए स्क्वायर बी पूछा जा रहा है तो रखते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू -3/2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा 9/4 और माइनस का 2। ठीक है, तो बस आ गया माइनस का 9/2, माइनस बचेगा और ये 2 भी माइनस यहाँ से हटा दो, यहीं बना रहने देते हैं। तो -9/2 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है वो, हो सकता है सेम मैंने लिख दिया हो, थोड़ा सा डाउट है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर ये है 16, जैसे कह रहे हैं x = 1/2 - √3 दिया था तो इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये भी बहुत ही आसान क्लास 9 का क्वेश्चन ही है ये भी। तो अगर ऐसा आप रेशनलाइज करेंगे तो 2 + √3 मिल जाएगा आपको, और 2 को इधर लाएंगे x - 2 हो जाएगा, उसका होल क्यूब करें आप इक्वल टू √3 ऑन क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा पैटर्न। और इसका आंसर 3 ही शायद आया था, जो इक्वल टू 3√3 के आसपास। ठीक है, चलो देखते हैं। x का क्यूब हो जाएगा यानी a³ - b³ 8 और -3a² यानी x² b यानी कि 2 और +3a यानी x और b² यानी 4 और इक्वल टू कितना, इसका क्यूब करोगे 3 का √3 × √3 3 बार करोगे तो 3√3 मिल जाएगा, यही आंसर ही बचेगा। इसको बस सॉल्व कर लो। x³ माइनस का 8 पीछे लिख देते हैं बिल्कुल लास्ट में, ये हो गया 3 × 2 = 6x² और 3 × 4 = 12x। तो आप देखो ना लेफ्ट हैंड साइड में जिसकी वैल्यू पूछी गई है ना, वही तो सारा ये लिखा है, और इक्वल टू कितने का आ रहा है, 3√3 के आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी एक था जो कि बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नंबर इस तरह से है आपका, ये एपी पर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा कि सम ऑफ पी टर्म, किसी एपी के पी टर्म का सम क्यू है और क्यू टर्म का सम पी है। तो सम का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, एस पी आप डायरेक्ट लिखें n/2 यानी p/2 2a अगर a पहला टर्म हो, p - 1 इंटू में d को हमने कॉमन डिफरेंस ही लिया है और इक्वल टू कितना q। जरा इसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो 2 का इधर बस मल्टीप्लाई कर दो तो p का भी अंदर कर ही देते मल्टीप्लाई, तो 2ap प्लस p - 1 d और इक्वल में इसे 2 को भेज दो तो हो जाएगा 2q। अब जरा सोचो, मैं इसी को देखकर डायरेक्ट लिखूं अगली इक्वेशन, तो q टर्म का सम p है, अभी p टर्म का सम q था, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2aq प्लस q -1 d इक्वल टू 2p, क्योंकि इस बार सम p है। अब इसमें से हमें d की वैल्यू अगर निकालनी है, उसने कहा है ना, सो इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी, तो हमें d को बचाना है और a को हटाना है। तो क्या करो, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर दो q को, फर्स्ट में q का मल्टीप्लाई, सेकंड में p का, तो मुझे मिल जा रहा है 2apq प्लस q का मल्टीप्लाई करेंगे तो pq p - 1d और इक्वल टू q का मल्टीप्लाई होते 2q²। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2apq प्लस pq और q - 1 d 2p²। सब्ट्रैक्ट कर दो, पहला टर्म गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे pq कॉमन ले लो आप, बचेगा p - 1 माइनस करेंगे तो माइनस का क्यूब प्लस का 1 हो जाएगा और d बाहर, यहाँ पे 2 कॉमन लेते ही क्या मिलेगा आपको, q² - p²।
इसको थोड़ा सही से लिख लें, माइनस कॉमन लेकर के, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और उसके फैक्टर कर दो पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। तो एक ब्रैकेट आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अभी नहीं, यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। अच्छा चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यू एज इट इज, यहाँ पे क्या 1 से 1 कैंसिल, तो पी माइनस क्यू बचेगा यहाँ पे, और डी इक्वल टू माइनस का 2 पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। तो अब कटेगा जो हम लोगों ने पहले काट दिया था, पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू। तो डी इक्वल टू आ गया माइनस का 2 पी प्लस क्यू डिवाइड में पी क्यू। आप चाहो तो पी क्यू से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन शायद यही आंसर यहाँ पे मैच कर गया था। आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से लिखा था, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी देन फाइंड पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। और ऑप्शन में साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ऐसे टेन थीटा सब कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। क्योंकि मैं जब एग्जाम में दे रहा था तो मुझे क्वेश्चन जैसे मिले तो मैंने रैंडमली बिना कुछ ऑप्शन देखे वैल्यू इसकी रख दी थी, थीटा इक्वल टू 45। और जब मैंने थीटा इक्वल टू 45 रखा तो मुझे यहाँ पे कॉसिक थीटा कितना मिला, √2 मिला और प्लस 1 मिला। ये वैल्यू आ गई पी की। तो पी स्क्वायर फिर हमने सॉल्व किया, पी स्क्वायर हो गया √2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 और प्लस 2 √2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व करो। मैं बता रहा हूँ कि क्या इसमें प्रॉब्लम मुझे हो गई थी। तो पी स्क्वायर माइनस 1 आप सॉल्व करें और पी स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व करें। ध्यान रखें थीटा कितना लेकर के चल रहे हैं हम लोग, 45 लेकर के चल रहे हैं। तो पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 3 प्लस 2 √2 और कितना लिखते हैं -1 लिखते हैं, और 3 प्लस 2 √2 प्लस 1 लिखते। तो सॉल्व करने पर आता 2 प्लस 2 √2, यहाँ पे आएगा 4 प्लस 2 √2। अब आप कॉमन लीजिए ऊपर नीचे से, तो यहाँ पे तो 2 कॉमन आपको मिल ही रहा है, तो 1 प्लस √2 हो गया ऊपर। यहाँ पे 2 √2 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखना 2 √2 कॉमन मिल रहा है, तो 1 प्लस √2 यहाँ भी हो गया। अब इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ से 2 से 2 तो आया 1/√2। अब 1/√2 थीटा 45 के लिए किसकी वैल्यू इन ऑप्शंस में देखो। तो जब मैं वैल्यू रख रहा था तो हमें 2 ऑप्शन सेम मिल गए। अब प्रॉब्लम हो गई तो मुझे फिर इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना पड़ा। तो कभी कभार इस तरह से होता है, शॉर्टकट अप्लाई तो कर रहे होते हैं लेकिन वो लॉन्ग बन जाते हैं, यानी डबल मेहनत करनी पड़ी। तो फिर थीटा की वैल्यू हमने बदली, वहाँ पर फिर 30 या 60 साइड लेकर के हमने सॉल्व किया था। चलो 30 रख लेते हैं। जब 30 आप रखोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे पी की वैल्यू, ये कॉसिक 30 जो कि हो जाएगा रूट का कॉसिक 30 1/2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट 30 कितना √3 हो जाएगा, तो ये √2 प्लस √3 दे देगा आपको। अब इसका पी स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 √3 2ab 2 2 जब 4, ये 4 √3 आपको दे देगा पी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करके आपको निकालना होगा और फिर सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग देख रहे होंगे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो पहले वाले 2 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें हम किसको टिक लगाते हैं ना, या तो साइन पे तुक्का लगाते हैं या कॉस पे लगाते हैं, तो फिर इसको सही से देना था। तो अब हमें पी स्क्वायर प्लस 1, तो 7 प्लस 4 √3 -1, सेम वैल्यू को प्लस 1 के साथ, तो ऊपर हो गया 6 प्लस का 4 √3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 √3। ऊपर से आप 2 कॉमन तो ले ही रहे हैं क्योंकि यहाँ भी 2 × 3 है ना 6 के साथ, तो 3 को लिख दो √3 × में √3, तो 2 √3 एक्चुअली आपको कॉमन मिल रहा है। तो जैसे 2 √3 कॉमन लिया तो यहाँ पे ओनली √3 बचा, और 2 √3 में एक 2 चला गया तो एक 2 यहाँ पे बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे कॉमन ले, तो यहाँ पे 4 तो है ही कॉमन, 4 ही कॉमन यहाँ पे भी मिल रहा है। तो 4 कॉमन लेते क्या मिला आपको 2 प्लस √3, तो वही लिखा है, ऑर्डर अलग है तो न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 √3 बाई कैंसिल यहाँ भी कर लो, तो √3/2 आया। अब आपको बस ये देखना है कि जब आपने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखी है तो कौन सा ऑप्शन है जो वैल्यू √3/2 दे देगा। तो आप रखो यहाँ पे √3/2 साइन कॉस में आता है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है कॉस 30, तो आप कहेंगे कॉस 30 होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। काफ़ी टाइम इसमें लग रहा है तो हम इसका भी पार्ट 2 देंगे, बाकी क्वेश्चन को भी मेमोराइज करके। और जिनको भी क्वेश्चन याद है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें ताकि मैं पूरा सोल्यूशन आपको दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।